31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद उनके दूसरे बेटे राजीव गांधी देश के नए पंतप्रधान के रूप में शपथ लेते हैं। पहले राजीव गांधी इंडियन एयरलाइंस में प्रोफेशनल पायलट थे क्योंकि उनका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन 1980 में जब उनके भाई संजय गांधी की मृत्यु हुई तो उसके बाद उन्हें अपनी मां के कहने पर पॉलिटिक्स में आना पड़ा और अमेठी से सीट जीतकर वो लोकसभा सांसद बन जाते हैं। इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं। हालांकि प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद तुरंत उनके लीडरशिप स्किल्स का परीक्षण लेने वाला समय था, क्योंकि उसी समय इंदिरा गांधी के हत्या के परिणाम स्वरूप हिंदू सिख दंगे शुरू हो गए थे, जिस पर उन्हें नियंत्रण करना था। दिसंबर 1984 में लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस को मेजॉरिटी से जीत जाती है, जिसमें उन्हें 541 में 414 सीट्स मिलते हैं। ये राजीव गांधी के लिए बहुत बड़ी जीत थी। इनफैक्ट उनके पॉलिटिकल करियर में एक माइलस्टोन था। लेकिन राजीव गांधी अपने कार्यकाल में भोपाल दुर्घटना, बोफोर्स घोटाला, शाहबानो केस जैसे विवादों में घिरे रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने 1988 में मालदीव में तख्तापलट करवा दिया, जिससे प्लॉटे जैसे उग्रवादी तमिल समूहों को नाराजगी हुई। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने 1987 में श्रीलंका के पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप कर श्रीलंका में शांति सेना भेजी, जिसके परिणाम स्वरूप लिट्टे यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल के साथ खुला संघर्ष हुआ। इन सब के चलते 1989 के चुनाव में राजीव गांधी और कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद देश के प्रधानमंत्री बने वीपी सिंह और राजीव गांधी बने अपोजिशन लीडर। देश में या फिर पूरी दुनिया में कहिए, पहली बार ऐसा हुआ है जहां किसी दूसरे देश के उग्रवादी संगठन ने अपोजिशन लीडर को टारगेट कर उसकी हत्या कर दी हो। इसके पीछे का कारण जानने के लिए हमें लिट्टे और श्रीलंका गवर्नमेंट के संघर्ष के बारे में समझना पड़ेगा। 1976 में तमिल अलगाववादी संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी LTTE की स्थापना वेल्लुपिल्लई प्रभाकरन ने की। इस संगठन का उद्देश्य था श्रीलंका में एक अलग तमिल राज्य की स्थापना करना और तमिल लोगों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना। LTTE को भारत सरकार का समर्थन भी था और उनके प्रति सहानुभूति भी थी। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भारत की खुफिया एजेंसी ने कुछ तमिल गुटों को प्रशिक्षण और समर्थन भी दिया, लेकिन भारत ने जुलाई 1987 में श्रीलंकाई राष्ट्रपति जयवर्धने के साथ भारत श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत लिट्टे को भंग कर दिया और तमिल बहुल क्षेत्रों में सत्ता का हस्तांतरण किया गया। श्रीलंका के समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद भारतीय शांति सेना यानी IPKF, एक भारतीय सैन्य टुकड़ी जो इसको लागू करने के लिए 3 साल के लिए श्रीलंका में तैनात किया गया था। इस पर लिट्टे ने समझौते की निंदा की। इसके बाद कई महीनों तक तनाव रहा। फिर 7 अक्टूबर 1987 को लिट्टे ने IPKF के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। IPKF के अंतिम सदस्य मार्च 1990 में श्रीलंका छोड़कर चले गए। लिट्टे ने फिर से क्षेत्रीय नियंत्रण हासिल कर लिया। 1990 की शुरुआत में लिट्टे संस्थापक प्रभाकरन श्रीलंका के जंगलों से निकला। वो बदला लेना चाहता था भारतीय सेना से और उस भारतीय प्रधानमंत्री से जिसने भारत श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। लिट्टे नेतृत्व कांग्रेस के 1991 के चुनाव घोषणा पत्र से चिंतित था, जिसमें 1987 के श्रीलंका समझौते को कायम रखने के लिए पार्टी की प्रतिबद्धता की बात कही गई थी। राजीव गांधी की हत्या का विचार युद्ध में घायल प्रभाकरन के मन में आया और उसने लिट्टे के खुफिया प्रमुख पोट्टू अम्मान को बताया। पोट्टू अम्मान ने इस ऑपरेशन के लिए शिवरासन को चुना। शिवरासन उर्फ चंद्रशेखरम पिल्लई पेकिया चंद्रन श्रीलंका के जाफना से 32 किलोमीटर दूर उडुपीडी गांव से था। उसे तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी अच्छे से आती थी। उसकी तमिल, जिसमें लंकाई लहजा नहीं था, उसे संदेह से बचने में मदद करती थी। इसके अलावा
वो भारतीय भौगोलिक स्थिति से अच्छी तरह से वाकिफ था। उसकी भाषाई दक्षता और भारत के बारे में उसके ज्ञान ने उसे पकड़ना लगभग असंभव बना दिया था। 1987 में श्रीलंकाई सेना के साथ हुई गोलीबारी में शिवरासन की एक आंख चली गई थी। तब से उसके साथी उसे ओटाराई कन्नन यानी एक आंख वाला व्यक्ति कहकर बुलाने लगे थे। मुख्य धारा के मीडिया में ये नाम मार्लन ब्रैंडो के नाम से प्रचलित था और 1961 में हॉलीवुड फिल्म के बाद शिवरासन को वन आइड जैक के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। जून 1990 में शिवरासन ने चेन्नई में तत्कालीन मद्रास यानी कि आज के चेन्नई में भारत समर्थक संगठन EPRLF के नेता के पद्मनाभ की दिन दहाड़े हत्या कर दी। उस हमले में पद्मनाभ के 13 और साथी मारे गए। शिवरासन लिट्टे के खुफिया प्रमुख पोट्टू अम्मान की नज़र में आ गया। शिवरासन को लिट्टे के अब तक सबसे दुस्साहसिक ऑपरेशन राजीव गांधी की हत्या के लिए चुना गया था। शिवरासन के हमलावर दस्ते में 2 महिलाएं बेहद अहम थीं। धनु जो बम बनाने वाली थी और शुभा जो बैकअप बम बनाने वाली थी। योजना बन चुकी थी। जयललिता के सहयोगी राजीव गांधी अपने आम चुनाव अभियान के तहत तमिलनाडु आने वाले थे। 21 मई उन्हें तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में होना था। लिट्टे मेंबर्स को वहीं उन पर हमला करना था। धनु हरे और नारंगी रंग की ढीली ढाली सलवार कमीज पहने शिवरासन और लिट्टे दस्ते के अन्य सदस्यों के साथ श्री पेरम्बदूर जाने वाली राज्य परिवहन बस में सवार हुई थी। वहीं पर शिवरासन पत्रकार के वेश में था। उसने सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहना हुआ था और उसके हाथ में एक कपड़े का थैला और एक नोटपैड था। ये पहचान चिन्ह आमतौर पर उन दिनों पत्रकारों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। शिवरासन को राजीव गांधी की श्री पेरम्बदूर चुनावी रैली को कवर करना था। उसने रैली स्थल में प्रवेश पा लिया। वहाँ कड़ी सुरक्षा थी, पर चुनावी रैली में कोई मेटल डिटेक्टर या तलाशी नहीं थी। राजीव गांधी श्री पेरम्बदूर मंदिर प्रांगण में लाल कारपेट पे चल रहे थे। ओडिशा और आंध्र प्रदेश में चुनावी रैलियों के व्यस्त दिन ने उन्हें थका दिया था। श्री पेरम्बदूर में एक उत्साही भीड़ ने उनका स्वागत किया। रात के 10:20 हो रहे थे। शिवरासन का काम धनु को राजीव गांधी के ओर ले जाना था। उसने ऐसा ही किया। प्लान के मुताबिक धनु ने राजीव गांधी को राज चंदन की माला पहनाई और उनके पैर छूने के लिए झुकी। धनु ने फिर स्विच दबाया और उसकी आत्मघाती जैकेट में रखा गया आधा किलो RDX जोर से फट गया और राजीव गांधी जी की जगह पर ही मौत हो गई। विस्फोट में 17 अन्य लोग भी मारे गए। शिवरासन और उसकी बाकी टीम इस झड़प में श्री पेरम्बदूर मैदान से गायब हो गए, लेकिन वे पीछे कुछ छोड़ गए थे। विस्फोट में मारे गए 18 लोगों में हरिबाबू भी शामिल था, जिसने शिवरासन ने राजीव गांधी पर हमले को कैमरा में कैद करने के लिए नियुक्त किया था। हरिबाबू का 35 mm चिनॉन कैमरा विस्फोट स्थल पर पड़ा हुआ था। एजेंसियों ने उसे उठाकर राजीव गांधी की हत्या की जांच कर रही विशेष जांच टीम तक पहुंचा दिया। कैमरा में पूरे हत्यारे दस्ते की तस्वीरें थी। इसमें शिवरासन की प्रोफाइल का एक शॉट भी था। हमले के बाद के दिनों में जांच एजेंसियों को एक सवाल ने उलझा रखा था कि लिट्टे ने घटनास्थल पर ढेर सारे दस्तावेजी सबूत क्यों छोड़े। जवाब था, लिट्टे को अपने संघर्ष को दर्ज करने की सख्त ज़रूरत थी। कार्यकर्ताओं की तस्वीरें उन्हें प्रेरित करती थी। अपने मिशन के हर कदम को दर्ज करने की इतनी ज़रूरत थी कि लिट्टे ने एक युद्ध क्षेत्र में कैमरा यूनिट बनाई थी जो अपने कार्यकर्ताओं की कार्रवाई को फिल्माती और उनकी तस्वीरें खींचती थी। इस यूनिट का नाम था निथरसनम। इसका मतलब है वास्तविकता या सबूत होता है। अपने नाम के अनुरूप ही निथरसन लिट्टे की वास्तविकता का वृत्तांत लिखने का काम करता था। हमले में शामिल लिट्टे के गुर्गों तक पहुंचने में SIT की मदद के लिए कैमरा ने अहम भूमिका निभाई। DR कार्तिकेयन के नेतृत्व वाली टीम को ज़्यादातर प्रमुख संदिग्धों को पकड़ने में 2 महीने लग गए, लेकिन शिवरासन अभी भी फरार था। राजीव गांधी की हत्या के बाद शिवरासन तमिलनाडु में एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने तक तब तक भागता रहा जब तक कि राज्य में उसके लिए कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं खत्म हो गया।
उसने 11 लिट्टे लड़कों को ढूंढ निकाला जो उससे मिलते जुलते थे और एजेंसियों को चकमा देने के लिए उन्हें अलग अलग भेष में तमिलनाडु के विभिन्न स्थानों पर भेजा। इस तरह शिवराज को राज्य में एक ही समय में एक गंजे हिंदू पुजारी, एक पगड़ीधारी सिख, एक मुस्लिम मौलवी और एक कैथोलिक पादरी के रूप में पहचाना जा सकता था। लेकिन शिवराज जानता था कि वो ज़्यादा देर तक ऐसा नहीं कर सकता। एजेंसियां उसके करीब पहुंच रही थी और अब उसके पास तमिलनाडु में छिपने की कोई जगह नहीं थी। शिवराज ने चेन्नई से बेंगलुरु तक 350 किलोमीटर का सफ़र पानी के एक टैंकर में तय किया। रास्ते में लगभग 1 दर्जन पुलिस चौकियों को चकमा देते हुए उसने कर्नाटक की राजधानी के बाहरी इलाके कोनानाकुंटे में एक मंजिला मकान में खुद को छुपा लिया। उस पर 15 लाख रुपए का इनाम था और पुलिस से बच निकलना उसके लिए आसान नहीं था। चेन्नई के कोंडुगैयूर में 158 मुथुमिल नगर स्थित टाइगर सेफ हाउस ने एसआईटी द्वारा हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में अहम भूमिका निभाई। 21 मई को राजीव गांधी की हत्या के संदिग्ध लिट्टे के सदस्य जय कुमार ने सीबीआई के मुख्य जांचकर्ता के राघोथमन को बताया कि कोंडुगैयूर सेफ हाउस की रसोई में एक छेद था जो शिवरासन को महत्वपूर्ण लगता था। जब भी शिवरासन रसोई में जाता वो जय कुमार को कमरे से बाहर भेज देता। जय कुमार को ये नहीं पता था कि रसोई में उस छेद में क्या है। रसोई 2 फीट की लंबी टाइल के नीचे काटे गए छेद में एक मोटी तमिल अंग्रेजी डिक्शनरी और एक 9mm की पिस्तौल रखी थी। यही वो पिस्तौल है जिससे शिवरासन ने खुद को गोली मारी थी। उस छेद में 2 छोटी पैकेट डायरिया, एक नोटबुक और एक नकली कांच की आग भी थी। इन डायरियों ने एसआईटी को राजीव गांधी हत्याकांड की साजिश को सुलझाने में मदद की। इन डायरियों में 22 दिनों के टेलीफोन नंबर, पत्ते, वित्तीय लेनदेन और कोडनेम भी दर्ज थे। शिवरासन ने 1 मई 1991 को तमिलनाडु पहुंचते ही इन डायरियों को लिखना शुरू कर दिया था। उसकी आखिरी प्रविष्टि 23 मई को हुई थी, यानी कि हत्या के 2 दिन बाद जब वो चेन्नई के सुरक्षित ठिकाने से भागकर कोनानाकुंटे गया था, जहां उसने 19 अगस्त 1991 को आत्महत्या कर ली थी। जब राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की टीम ने कोनानाकुंटे के सुरक्षित घर का दरवाजा तोड़ा तो उन्हें अंदर शिवराज के 6 साथी मृत मिले। उन सभी ने अपने गले में पहने साइनाइड के कैप्सूल को चबा लिया था। औरतें एक दूसरे के गले लगाए हुए मरी और मर्द एक दूसरे के पीठ पर हाथ रखे हुए मर गए। शिवराज का एक आंख वाला जैक, जिसके सिर पर 15 लाख का इनाम था, कुछ दूरी पर पड़ा था। उसके सिर में गोली लगी थी और वो मृत पड़ा था। सोसाइटी राजीव गांधी हत्या के मास्टरमाइंड शिवरासन को जिंदा पकड़ना चाहती थी, लेकिन साइनाइड के एंटीडोज की प्रतीक्षा करने के चक्कर में उन्होंने बहुत सारा समय वेस्ट कर दिया, जिससे शिवरासन और उसके साथी सजग हो गए और सबने आत्महत्या कर ली। राजीव गांधी की हत्या के दूसरे एपिसोड में हम राजीव गांधी हत्याकांड के पकड़े गए अन्य गुनहगारों के बारे में डिटेल में बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी ने ही इस केस की मुख्य गुनहगार नलिनी को फांसी से बचाया।